Assalamu alaikum students, how are you? Hopefully you are doing well by the grace of Allah Almighty. Yes, this is me Awais Ashna and welcome to my YouTube channel English with Awais Ashna. As you know कि हमने ट्रांसलेशन अपनी पूरी कर ली आई 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। आज हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी है, हम डीपली इसको देखेंगे। दो में हमने इसको डिवाइड किया है, 2 लेक्चर्स के अंदर। हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा ग्लोसरी जो बहुत अहम होती है, इंपॉर्टेंट होती है आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से, उसको देखते हैं। ग्लोसरी में इंसेस्टर किसको कहते हैं? इंसेस्टर का मतलब होता है बेटा आबाओ जदाद। यहाँ पर काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, आप सिर्फ इसका लिख लें फोर फादर। ठीक हो गया। इंसेस्टर का आप सिर्फ फोर फादर लिख लें। ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा आपको पेपर में भी नहीं आना। ठीक है। उसके बाद है डेस्टिट्यूट मुफलिस। ठीक है ना, आप इसमें लिख लें डेस्टिट्यूट का पेनीलेस लिख लें। डेस्टिट्यूट का आप लिख लें पेनीलेस। पेनी पैसे को एक है करेंसी होती है, ठीक ना। पेनीलेस पैसे के बगैर। ठीक है। इक्विटेबल इंसाफ पसंद। ठीक है, माने उर्दू में भी लिखते जाइएगा इंसाफ पसंद। फेयर कर लें इसका जायज़ मुनसफाना। ठीक है, जस्ट भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा जो है वो नियर फेयर है। फिर्म कहते हैं पुख्ता मजबूत। ठीक है, आप इसको स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं, आप इसको डेफिनेट भी बोल सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू, दोनों याद कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद है फो दुश्मन। इसका आप अकेला एनमी भी लिख दें, वो भी ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा इस्लाही माना में लेके आते हैं तो फो का मतलब होता है ऐसा इंसान जो जंग में आपके मुकाबिल में होता है। ठीक हो गया। तो अगर आप वो वैसे आपको पेपर में नहीं आने वाला इस तरह का कि एन एनमी इन बैटल आर वार। ठीक ना, अकेला एनमी लिख दें, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका आप अकेला एनमी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी। इंटरसीड सिफारिश करना। ठीक हो गया। इंटरसीड सिफारिश करना। तो यहाँ पर टू स्पीक इन सपोर्ट समवन। ठीक हो गया, इसका इतना बहुत है। टू स्पीक इन सपोर्ट समवन ये आप लिख सकते हैं। इंटरसीड का मैंने पीछे आपको लिखवाया भी था। गिव फेवर भी कर लें, दोनों ठीक हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड अहमियत या अजमत। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंस भी कर सकते हैं और इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ज़्यादा नियर इम्पोर्टेंस है। ठीक है। ओव मकरूज़। ठीक है ना, डेबटफुल कर लें। ठीक है, इसका हो जाएगा। रिवेंज बदला, इसका आप कर लें एक्सचेंज ऑफ पनिशमेंट या एक्सचेंज ऑफ हार्टनेस। ठीक है, दोनों कर लें, ठीक हो जाएंगे। सीख तलाश करना, फाइंड भी कर लें, टू गेट भी कर लें। ठीक है, टू हैव भी कर लें, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। वोकैबुलरी है हमारे पास। गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। तो मैं यहाँ पर मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पहले में। मॉडल हमारा होता है नमूना। ठीक है, पाइटी तकवा परहेजगारी, एटर्नल अब्दी। ठीक है ना, एंड कमाया। यहाँ पर ये थोड़ी सी चीज़ समझने वाली है। अन का मतलब होता है कमाना। ठीक है, ये आ जाता है प्रेजेंट फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, एंड कमाया यानी ये किस में चला जाएगा? पास्ट
पार्टिसिपल में चला जाएगा जी, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल ऐसी वर्ब की फॉर्म जिसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं, और ये इस्तेमाल कैसे होती है? ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होती है जी, ठीक हो गया। अब आप सोच रहे होंगे जी वर्ब एडजेक्टिव कैसे बन गया? अगर मैं लिख दूं अर्नड मनी, कमाई हुई दौलत, ठीक हो गया। मनी क्या है? नाउन। हमने पढ़ा था किस तरह की, पैसे किस तरह के हैं जी? कमाए हुए। तो ये इसके बारे में क्या दे रहा है? ये हमें जी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जो चीज़ नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे वो क्या कहलाती है? एडजेक्टिव कहलाती है जी। होपफुली आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये ले आगे चलते हैं जी। सरमन, खुतबा, ठीक है। रिवेंज, बदला, इंतकाम। कमांडमेंट, हुक्म, ठीक है। अपहेल्ड, कायम रखना, बरकरार रखना, ठीक है ना। डेस्टिट्यूट, मुफलिस को कहते हैं, गरीब। अभी हम ऊपर पढ़ के आए ग्लोसरी के अंदर, ठीक है। प्रोक्लेम्ड, ये भी वैसे ही है। प्रोक्लेम, दावा करना, ऐलान करना, ठीक है ना। क्लेम होता है दावा करना, ठीक है। प्रोक्लेम, ऐलान करना, प्रोक्लेम्ड, ऐलान किया, ठीक है ना। अब प्रोक्लेम्ड स्पीच, ऐलान की हुई बातें, तो वो उस सेंस में आके पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। ट्रांसेंड्स, मावरा, बालातर होना, पार कर जाना, गुजर जाना, ठीक है। ये सारे इसके मानी होंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। चूज़ द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ये हमारे पास इक्विटेबल है, इसका हम फेयर करेंगे। देखें इसने जस्टिस भी दिया हुआ है, इक्वल भी दिया हुआ है। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि जस्टिस नहीं टिक करेंगे आप, बल्कि फेयर करेंगे, ठीक है। इंसेस्टर हम ऊपर लिख चुके हैं, फोरफादर होता है, ठीक ना। इसका सिनोनिम कर रहे हैं हम, एंटोनिम नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। फो, एनमी, फिर्म, परसिस्टेंट, ठीक ना। फिर्म का मतलब होता है मजबूत, पुख्ता, लगातार किसी चीज़ पर कायम रहने वाला, मुसलसल, ठीक है। तो परसिस्टेंट। ग्लोरियस, शानदार, तो स्प्लेंडेड होगा इसका, ठीक है। ग्लोरियस का स्प्लेंडेड होगा। गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब एंड यूज देम इन फ्रेज इन वर्ब्स, ठीक है। अच्छा, वैसे ये आपको सेंटेंसेस वाला क्वेश्चन नहीं 10th क्लास में आता, ठीक है। 9th क्लास में तो ईडियम होते थे, इसमें कोई ईडियम नहीं होते। अब इसमें क्या होता है आपको, इसमें मैं वैसे आपको बता देता हूँ। गिल्टी ऑफ का मुजरिम होना, ठीक है ना। अली वाज गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, अली वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, ठीक है ना। गिल्टी ऑफ किसी चीज़ का मुजरम होना। ही वॉज कॉट गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, ठीक है ना, वो चोरी के जुर्म में पकड़ा गया। बिलोंग टू से ताल्लुक़ होना। आई बिलोंग टू फैसलाबाद, आई बिलोंग टू पाकिस्तान, ठीक है। आई बिलोंग टू अ रिस्पेक्टेबल एंड ऑनरेबल फैमिली, ठीक है। तो ये इस तरह आप जुमले बना सकते हैं। एक्सचेंज फॉर, बदले में। आई वांट माई मनी एक्सचेंज फॉर माई मनी, ठीक है ना, मैं अपने पैसे के बदले में पैसे चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद इन अकॉर्डेंस विद, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिसाइडेड द केसेस और सूट्स ऑफ ज्यूस अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस विद ज्यूस लॉ, ठीक है ना। ये बेहतरीन जुमला होगा इसका, यानी के मुताबिक। आ गया जी एनालिसिस ऑफ पैटर्न ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको जो है ना ये चीज़ें पूछी जाएंगी कि फ़लाँ पहला पैरा किस चीज़ के मुतल्लिक़ था, दूसरा किसके मुतल्लिक़ था। तो ये आपने असाइनमेंट है आपकी, लाजमी घर बैठ के कीजिएगा। और उसके बाद आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंसेस एंड सपोर्टिंग डिटेल इन पैराग्राफ 3। तीसरा मैं आपको बता दूं आपने कैसे करना है। आपने पैराग्राफ नंबर 3 ले लेना, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 3 ले लिया आपने। उसके आपने क्या करना है, तो टॉपिक सेंटेंस देखना है। बेसिकली वो पैरा है किस चीज़ का, टॉपिक सेंटेंस देख लेना उसका वो क्या है, ठीक है।
उसके बाद आपने उसके एग्जाम्पल्स और एविडेंस देने, यानी कि वो अल्फाज, वो सेंटेंसेस जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्टिंग सेंटेंस आपने ढूंढने हैं जी। तो ये एक असाइनमेंट होती है बेटा। टॉपिक सेंटेंस वो होता है जिसके मतलब पूरा पैरा नीचे को आ रहा होता है, ठीक हो गया। आप इसको टाइटल कह सकते हैं जी, टाइटल सेंटेंस भी कह सकते हैं। ये लें जी, इसको टाइटल सेंटेंस भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम, ठीक हो गया। तो ये असाइनमेंट लाजमी घर में कीजिएगा, इसके मैंने तरीकाकार आपको बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। हाँ जी, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। यानी कि किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसकी जो है वो लाइंस कितनी होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सपोज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। क्वेश्चन के लिए बेटा एक चीज़ को लाजमी मलहूज़े खातर रखा जा सकता है, बल्कि रखना ही चाहिए। हाउ कैन पीपल अचीव किस चीज़ में है जी? कैन प्रेजेंट को शो कर रहा है। प्रेजेंट में सेंटेंस किस में पूछा गया है? आपका क्वेश्चन किधर है? प्रेजेंट सेंटेंस में आपका जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो जाहिरी बात है कि आप पे लाजिम हो जाता है कि अगर आपका क्वेश्चन जो है वो आपका प्रेजेंट में है तो आपका जो आंसर है वो भी आपका प्रेजेंट में ही होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो है वो हाफ या 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक हो गया। पीपल कैन अचीव guidance in spiritual, moral and social areas of life from the guidance and message from the life of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam। ठीक है ना। जब आपने इसको क्वेश्चन और आंसर का जो टेंस है ठीक है, इन दोनों का टेंस अगर प्रेजेंट में पूछा जा रहा है, आई एम सॉरी ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में ही करना है। पास्ट में पूछा जा रहा है तो पास्ट में ही करना है, ठीक ना। इनका टेंस आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। उसके बाद बाज़ दफ़ा होता है कि एग्जामिनर डिड लगा के आपसे सपोज करें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। Why did you come late? आप लेट क्यों आए? आप लेट क्यों आए थे? Why did लगा हुआ है ना, तो डिड किसको शो करता है? पास को करता है जी। ठीक है। अब बच्चे कहते हैं जी सर यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, यानी प्रेजेंट है, हमने भी इसका आंसर प्रेजेंट में देना। ठीक है ना। अब आंसर क्या लिखेंगे? सर आई एम लेट ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। सर आई एम लेट बिकॉज आई हैव सम इनिशियल टास्क टू परफॉर्म एट होम। तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। क्यों भाई? यहाँ पर डिड लग गया, तो ये फार्मूला होता है। डिड के बाद तो हम कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगाते। डिड डू के बाद डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ डिड क्यों भाई? डिड इसलिए आया कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, पीछे वाई लगा हुआ है, डबल इंटरोगेटिव, तो इसलिए उसने जो है ना आपको, उसने तो क्वेश्चन पूछा, आपने क्वेश्चन तो नहीं बताना, आपने तो आंसर बताना। तो जब आपने आंसर देना है तो बेटा यू हैव टू यूज पास्ट सेंटेंस टेंस। ओके,
पास नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपसे बात माजी में पूछी जा रही है, आप बता आप प्रेजेंट में रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरी बात कि अगर आपका जो क्वेश्चन होता है पेपर में, आप क्वेश्चन नहीं लिखते, पेपर में आप क्वेश्चन की जगह उसकी हेडिंग लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, बाज़ दफ़ा हेडिंग बड़ी भी होती है, एक आधा क्वेश्चन लिखना पड़ जाए तो इसमें कोई वबाल नहीं होता कि आप कहें जी नहीं जी सर ने तो कहा था हेडिंग ही लिखनी है, ठीक है। हेडिंग, बाज़ दफ़ा क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनकी हेडिंग थोड़ी लंबी बन जाती है, वो यूँ महसूस होता है जैसे हमने आंसर क्वेश्चन ही लिखा होता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, टू अचीव परफेक्शन इन लाइफ, ठीक है। इसकी हेडिंग बना ले। यहाँ आप देखें, सपोज करें ये आपका पेज है, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा बन गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये आपका सपोज करें कॉपी का पेज है, टू अचीव परफेक्शन इन लाइफ, ये लें जी, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर दें बंद और नीचे लगा लें डबल लाइन, ठीक ना। मैंने सिंगल लगाई है, आपको वो मार्कर का इस्तेमाल भी सिखाएंगे 604 और 605 का कैसे करना है और कब करना है। इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर अंदर आपको पेपर प्रेजेंटेशन मिल जाएगी कैसे करनी है। और यहाँ से आप यहाँ लिखेंगे आप छोटा सा आंसर। अच्छा, ये हेडिंग देने से पहले आपने यहाँ पर उसका जुज़ लिखना है, ठीक है। सपोज करें आप पहला लिख रहे हैं तो यहाँ पर हेडिंग। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, बाज़ बच्चे करते क्या हैं, आंसर छठे का दे रहे होते हैं, इधर हेडिंग 5वें की दे देते हैं, तो एग्जामिनर फिर आपको 5वें के लिहाज से चेक करेगा और वो आपका क्रॉस कर देगा। फिर आपने कहना सर पेपर इतना अच्छा हुआ था, मैंने रीचेक करवाना है। तो ये थोड़ा सा जो है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें कि आपने क्वेश्चन का जो नंबर देना है ना, उसी नंबर के लिहाज से आपने क्वेश्चन को जो है ना वो उसका आंसर करना है, ठीक हो गया। तो टू अचीव परफेक्शन इन लाइफ, छोटी सी इसकी बना लें, ज़्यादा बड़ी भी बन जाती है, छोटी भी बन जाती है, डजंट मैटर। तो यहाँ से अपना, अच्छा ये जगह छोड़ दिया करें, यहाँ इतनी जगह अगली लाइन की, ये लाइन तो आपने वैसे छोड़नी है, ठीक है। और ये जो लाइन है, इस लाइन का इतना हिस्सा छोड़ दें, यहाँ से अपना क्वेश्चन शुरू करें, दूसरी लाइन पे पूरी आ जाए, ठीक हो गया। जहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाए ख़त्म, सपोज करें यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, लाइन नहीं लगानी बेटा, आपने यहाँ पर लिखना है दूसरा, फिर वही प्रोसीजर, ठीक है। लाइन लगाते होते हैं क्वेश्चन को ख़त्म करने के बाद, क्वेश्चन से मुराद जुज़ नहीं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। पहला होता है ना क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन का, आपने 8 के 8 अटैम्प्ट कर लिए, तो आप उसके बाद एंडिंग लाइन लगाएंगे, ठीक होगा। एंडिंग लाइन यहाँ पे नहीं लगेगी बल्कि एंड पे ही लगेगी क्वेश्चन की, ठीक हो गया। तो ये जुज़ आप कर रहे हैं उसके, ठीक ना, क्वेश्चन नहीं कर रहे। तो ये तरीकाकार है। आपका जो क्वेश्चन की मिनिमम लेंथ जो है वो आपकी होनी चाहिए 2.5 लाइन्स, और मैक्सिमम जो है आपकी 6 लाइन्स हो जाए, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, 6 करनी नहीं होती, आपको 4-5 तक जो है ना वो ये डिपेंड करता होता है राइटिंग स्टाइल के ऊपर, ठीक हो गया। तो कोशिश किया करें। अच्छा, अब बाज़ दफ़ा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2-2.5 लाइनों पे नहीं आते, पॉसिबल ही नहीं होता, मफ़हूम वाज़ह नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, हज़रत अस्मा 9th क्लास में हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो चैप्टर था, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे हाउ डिड ही कंसोल हर ग्रैंडफादर, उसने हज़रत अस्मा ने अपने दादा अबू को कैसे मुतमईन किया। तो वो तो एक लंबी कहानी थी, वो तो 6-7 लाइनों में आ जाती है। तो जो क्वेश्चन लंबे आ रहे हैं आप उनको लंबा कर लें, 6 लाइनों तक ले जाएं, लेकिन एक आधा आप सारे वो 10-10, 8 लाइनों को लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक हो गया। कम से कम 2.5 लाइन से छोटा आंसर नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। और 6 से 5, 6, 5.5, 6.5, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ये क्राइटेरिया होता है, ठीक हो गया।
और उसके अंदर स्पेलिंग की मिस्टेक्स वो नहीं करनी है आपने, ठीक है। और दूसरी ग्रामर की मिस्टेक, ये 2 चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक हो गया। और इंशाल्लाह इससे आपके मार्क्स जो है वो पूरे आ जाएंगे, ठीक है। बाकी प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह आपको ऐसे सिखाएंगे, तो सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे ही आपने अटैम्प्ट करने हैं। चलें, होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बेटा करते हैं, आपका एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, अब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन। मैं ऑलरेडी बेटा ये चीज़ें क्लियर करवा चुका हूँ। ग्रामर का अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो ग्रामर का जो है वो उधर जाके यूट्यूब के चैनल, मेरे चैनल पे जाके आप लिखें हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन कंक्रीट एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो वो वीडियो आपको उधर मिल जाएगी। वैसे भी आप चैनल खोलेंगे तो सामने वीडियो वो आ जाएगी, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं बेटा? can be identified, I'm sorry, cannot be identified by any of 5 senses of human beings. इंसान की 5 हिस्से होती हैं, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ। सेंस ऑफ सी या विजन, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी सेंस ऑफ हेयर, हेयर सुनने की, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट। अब ऐसे अल्फाज जो इन 5 की 5 हिस्सों पर पूरा नहीं उतरते, आपके मैं यहां से एग्जांपल दे देता हूं, आसानी हो जाएगी आपको। जस्टिस, जस्टिस का क्या मतलब होता है जी? इंसाफ। इंसाफ की कोई शक्ल होती है? नहीं जी, इसको हम देख नहीं सकते। इसको स्मेल कर सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं कर सकते जी हम स्मेल। जायका चख सकते हैं? जब वजूद ही नहीं है तो भाई जायका कहाँ से चखेंगे? सुन सकते हैं? डेफिनेटली जी, वजूद ही नहीं है तो सुन कैसे सकते हैं? अब टच भी ज़ाहिरी बात है, कोई चीज़ तब होती है जब हमें नज़र आ रही हो, ठीक है। तो यानी कि ये सिर्फ क्या होते हैं जी? फील किए जा सकते हैं, ठीक है। इनको सिर्फ फील किया जा सकता है। और कंक्रीट जो होते हैं वो इसके ऑपोजिट होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कंक्रीट की यहाँ पर एग्जाम्पल बताऊँ, concrete nouns, can be identified by any of 5 senses। किसी भी एक सेंस के साथ भी अगर वो क्लियर हो जाते हैं, पहचाने जाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे जी? कंक्रीट कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर फादर। अब फादर को हम देख सकते हैं? डेफिनेटली जी देख भी सकते हैं। टच कर सकते हैं?
टच भी कर सकते हैं, सुन सकते हैं, हेयर सुन भी सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। नहीं जी, स्मेल नहीं कर सकते। हाँ, कुछ बच्चे जिनको डर होता है ना मार पड़ने का, उन्हें अब्बे की सेंस आ जाती है, ठीक ना, स्मेल आ जाती है, अब्बा आ गया आप सीधे हो जाए। तो उसके बाद हम टेस्ट भी नहीं कर सकते। तो काइंडली अब्बे को टेस्ट करने की भी कोशिश ना करना, ठीक ना, वरना जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। तो अब्बे को टेस्ट नहीं करना। तो ये 3 पूरी उतर रही हैं जी, 1 2 3। तो हमने तो पढ़ा जी 1 पूरी हो जाए तो कंक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो यानी ये भी क्या है, कंक्रीट है। सन भी कंक्रीट है, ठीक है ना। जिन चीज़ों का वजूद होता है वो क्या होती हैं, कंक्रीट होती हैं, ठीक है ना। जिनका नहीं होता, जिनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक हो गया। तो इसको फर्दर अगर आपने मज़ीद इसको आइडेंटिफाई करना हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इसका लेक्चर देख सकते हैं, कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। तो आज के लिए इतना ही बेटा। बाकी जो एक्सरसाइज रह गया हम इंशाल्लाह उसको अगले लेक्चर में वाइंड अप करेंगे और फिर दूसरे चैप्टर की तरफ आएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि दूसरे बच्चे भी इससे जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।